अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू शारा दस्तूर। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को वार्म वेलकम और तमाम देखने वालों को नए साल की बेहद मुबारकबाद। अल्लाह करे कि ये नया साल तमाम के लिए खुशियों का और आफियत का साल हो। नाजरीन, पहले साल के आगाज़ में ही सबसे पहले तो बात सबसे ज़रूरी इस वक्त करने वाली है IMF के मुश्किल प्रोग्राम की, जिसका इस वक्त पाकिस्तान हिस्सा है। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी यानी कि EFF के तहत, जो कि 22वां प्रोग्राम है जिसमें पाकिस्तान अब दाखिल हो चुका है। इसके तहत अब काफ़ी चीज़ें हमने देखी हैं पिछले कुछ रोज़ में, जिसमें सबसे अहम था फाइनेंस तरमीमी बिल या मिनी बजट, और उसके बाद उसके साथ ही सेंट्रल बैंक का जो तरमीमी बिल था जो कि पेश किया गया है पार्लियामेंट में। उसके ऊपर आगे भी अब जाहिर है उसके ऊपर बहस और मुबाहिसा आगे होना है, उसमें तरमीम आनी है, फिर इवेंचुअली उसका बाकायदा फैसला भी होना है कि पार्लियामेंट उसके ऊपर क्या फैसला करती है और क्या वो पास हो जाता है पार्लियामेंट से बासानी या उसमें मुश्किल आती है हुकूमत को। उसके साथ ही नाजरीन उसकी एक अगली कड़ी है कि नए साल के आगाज में ही, यानी कि आज पहले रोज ही हमने देखा कि इसी IMF के प्रोग्राम की कंप्लायंस में और इन्हीं मुश्किल शराइत से कंप्लाई करते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया। कल रात इसका बाकायदा ऐलान हुआ और 12 बजे के बाद से इस इजाफे का जो है वो बाकायदा इतलाक हुआ है अगले 15 रोज के लिए। पेट्रोल में प्रिसाइसली और स्पेसिफिकली 4 रुपए पर लीटर तक का इजाफा राउंड अबाउट किया गया है। और जो इटसेल्फ समरी है उसमें उसका ये रैशनल बताया गया है कि ओगरा की जो सिफारिशात थी वो ज्यादा की थी, तो लिहाजा वजीर आजम इमरान खान ने सिर्फ उतना इजाफा किया है जितना पेट्रोलियम लेवी के एक जो टारगेट है उसको पूरा करने के लिए IMF के साथ अग्री हुआ था और जो IMF की शर्त के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने अग्री किया था। तो लिहाजा ये जो एक इजाफा था ये इनएविटेबली हुकूमत ने पास ऑन किया है और ये आवाम के ऊपर या कंज्यूमर के ऊपर ये जो एक इसका इजाफा है इसका बोझ आएगा। इन्फ्लेशन के ऊपर ऑब्वियसली नाजरीन हमें पता है कि पेट्रोलियम मसनूआत का और इनमें इजाफों का या कमी का एक डायरेक्ट ताल्लुक होता है। यकीनन इस वक्त इन्फ्लेशन का जो दबाव है उसके अंदर हम देखते हैं कि कुछ 23 माह का गालिबन इस वक्त हाई, हम लोग ऑलरेडी इन्फ्लेशन के मार्क के ऊपर जा चुके हैं, तो इसमें ऑब्वियसली एक इजाफा तो आएगा। और मिनी बजट में गोया ये कि बताया जा रहा है कि लग्जरी आइटम्स के ऊपर जितने इजाफे हैं वो आयद किए गए हैं, लेकिन डेफिनेटली उसका कुछ ना कुछ एक इम्पैक्ट एक इन्फ्लेशन के नंबर के ऊपर भी होगा। लेकिन इसके साथ ही दूसरी ही खबर यह है कि ओगरा ने जनवरी के महीने के लिए जो LPG सिलेंडर्स हैं उनकी कीमतों में कमी की है और 5 रुपए पर किलोग्राम की कमी की गई है, जिसके बाद से घरेलू सिलेंडर तकरीबन 70 रुपए की कमी के साथ अब मैसर होगा। ये भी यकीनन एक रिलीफ के तौर पर आवाम को मिलेगा, बिलखुसूस मौसम सरमा के हवाले से और ख़ास तौर पर फार फ्लंग या दूर दराज एरियाज में, क्योंकि LPG का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो डेफिनेटली ये एक रिलीफ है। और साथ साथ नेपरा ने भी सिफारिश की है कि अप्रैल से जून तक के लिए 99 पैसे पर यूनिट बिजली की कीमतों में कमी की जाए फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में ऑब्वियसली हमने ज्यादातर तो बिजली की कीमतों को बढ़ते हुए ही देखा है, लेकिन ये जो कमी है डेफिनेटली इसके हवाले से भी एक रिलीफ जरूर आएगा और बताया जा रहा है कि कोई 22 अरब रुपए तक का जो है रिलीफ इससे कंज्यूमर को या एंड कंज्यूमर को, बिजली के सार्फिन को मिलेगा। यकीनन नाजरीन एक मिला जुला ट्रेंड है, लेकिन करने वाली बात यह है कि अब जो ये मौजूदा साल है 2022, क्या इसमें मुआशी एतबार से कुछ बेहतरी एक्सपेक्ट की जाए, इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कि हम एक मुश्किल IMF प्रोग्राम का हिस्सा है। और दूसरी बात यह कि बैनुल-अक़वामी सतह पर जो ये रिसोर्सेज हैं उनमें हम लोग इजाफा देख रहे हैं। दूसरी बात इसमें हुकूमत से सवाल करने वाला यह है कि रिन्यूएबल एनर्जी की जो सोर्सेज हैं उनके ऊपर भी टैक्सेशन आयद की गई है, इजाफी टैक्स आयद किया गया है इस फाइनेंस तरमीमी बिल या मिनी बजट के तहत। तो अगर एक तरफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है, तो अगर रिन्यूएबल की तरफ आवाम ना जाए, उनके ऊपर भी अगर टैक्सेशन आयद की जाए, तो आवाम के पास फिर क्या ऑप्शन बचे हैं। तो तमाम के ऊपर बात करने के लिए नाजरीन मुझे एक बड़ा पर्टिनेंट गेस्ट पैनल ज्वाइन कर रहा है। डॉक्टर सलमान शाह नाजरीन मेरे साथ हैं, मुशीर हैं आप वज़ीर आला पंजाब के बराए मुआशी उमूर, और बजरिया स्काइप आप हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान शाह, वेरी सीनियर एंड सीजन्ड इकोनॉमिस्ट हिमसेल्फ, और आपसे इन तमाम उमूर पे आपकी एक्सपर्टीज जानेंगे और ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट भी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस डॉक्टर शाह। और सेनेटर ताज हैदर नाजरीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टॉलवर्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं ऑनलाइन। आप भी इन तमाम उमूर पे अपनी राय, अपनी पार्टी का पर्सपेक्टिव रखेंगे और वंस अगेन मुआशी उमूर पे बहुत गहरी ग्रिप रखते हैं जनाब ताज हैदर। वेलकम ऑन बोर्ड सर, आपको खुश आमदीद वंस अगेन। डॉक्टर शाह, अगर मैं आपसे बात का आगाज करूं, पहले आप फरमाइएगा, ये जो 4 रुपए का इजाफा हमने साल के आगाज में ही देखा है, यकीनन इसकी आपको पता है एक सियासी कॉस्ट हमेशा होती है, खासतौर पर पेट्रोलियम मसनूआत के इजाफे की। इसको आप कैसे देखते हैं और क्या IMF का ये जो मुश्किल प्रोग्राम है अब ये मौजूदा साल में 2022 में इन्फ्लेशन के एतबार से आपको लगता है कि ये मजीद इसमें कोई मुश्किलात आ सकती हैं आवाम के लिए, एंड इफ दैट इज द केस तो हुकूमत उसको मिटिगेट करने के लिए क्या कर रही है अभी?
देखिए मोना, एक बात तो हमें समझनी चाहिए कि आईएमएफ का प्रोग्राम कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि जिसको हम कह सकें कि हम उसको रिजेक्ट कर सकते हैं या एक्सेप्ट कर। आई थिंक ये एक किस्म का बहुत जरूरी है पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए, क्योंकि जो पाकिस्तान की अदायगियाँ हैं, बैरून मुल्क अदायगियाँ, वो इतनी ज़्यादा हैं कि वो आईएमएफ प्रोग्राम के बगैर पूरी नहीं हो सकती। इसमें थोड़ी सी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि कम अज कम हमें 12 से 15 अरब डॉलर जो हैं वो हमारे कर्जों की पेमेंट है और सूद की पेमेंट्स हैं, और वो आईएमएफ के बगैर आप पॉसिबल नहीं है। उसके साथ साथ आईएमएफ प्रोग्राम के साथ बंधे हुए हैं वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, दूसरे में तरक्याती बैंक, इस्लामिक बैंक, और हत्या के चाइना की जो बैंक हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से, वो भी आईएमएफ को देखते हैं, सर्टिफिकेशन को देखते हैं। तो आईएमएफ के प्रोग्राम को हम जो स्टाफ लेवल पे एग्रीमेंट हो चुका है पाकिस्तान का और आईएमएफ का, उसमें अब जो के बोर्ड में जाना है, तो उससे पहले हमने वो ट्रायल जो है वो करते हैं, और वो बहुत जरूरी, वो पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए जरूरी है, क्योंकि आपने जितने भी आपके खसारे हैं उनको पुर करना है, और आपने अपने इकॉनमी की स्टेबिलिटी को करना है, और ग्रोथ विद स्टेबिलिटी के ऊपर आपने चलना। तो ये तमाम चीजें काफी इम्पोर्टेंट है, और मेरी नजर में अब आईएमएफ प्रोग्राम पे सियासत के बजाय इकोनॉमिक बेसिस के ऊपर भी हमें आगे चलना पड़ेगा। अब इसके बाद जो दूसरी बात आपने की कि पेट्रोलियम लेवी की, क्योंकि आपको पता है कि बजट जो पाकिस्तान ने अप्रूव किया, पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने अप्रूव किया, उसमें सर्टन टारगेट थे पेट्रोलियम लेवी के, और कोरोना की वजह से कुछ वहाँ पे रिलैक्सेशन पहले दी गई ताकि इकॉनमी जो है वो बिल्कुल जीरो पे ना आ जाए। तो अब उसको आपने पिकअप करना है, और आपने जो गैप पैदा हुआ था पहली रिलैक्सेशन से, उसको अब पूरा करना है, और ये उस मद में है। अब बात एक और भी है कि उसके तेल की कीमतें जो है वो पिछले 5-6 माह में तकरीबन डबल हो गई है, और उसकी वजह से खसारे आपके बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो आपको ये जो है पेट्रोलियम लेवी एक हायर बेस के ऊपर करनी पड़ती है, जो कि एक संजीदे चीज है। लेकिन अगर ये इंटरनेशनल प्राइस थोड़ी बहुत नीचे आ जाती है, तो फिर आपको ज्यादा ये एडिशनल लेवी नहीं करनी पड़ेगी। तो इट डिपेंड्स कि अब आगे चलते हुए ये मिनी बजट पहला तो वन ऑफ इट्स काइंड नहीं है, लेकिन ये बताइएगा कि जो मुश्किल फैसले, जैसे मैं आपसे इससे पहले अर्ज कर रही थी, वो क्यों नहीं नजर आते हैं? जैसे लॉस मेकिंग एंटिटीज को प्रॉफिटेबल बनाना, प्राइवेटाइजेशन करना, एग्रीकल्चरल इनकम को टैक्स करना। देखिए, ये आईएमएफ का जो प्रोग्राम है, इसकी जो बेसिस है पीछे, वो ये है कि हमारे ऊपर मुल्क कर्जे जो है उनका एक पहाड़ है, और जैसे मैंने पहले कहा कि 125 अरब डॉलर के बैरून मुल्क कर्जे हैं, जिनकी किस्तें इतनी ज्यादा हैं सालाना के, वो आपके पास उतने डॉलर नहीं। तो इसमें तो क्लैरिटी है कि इसकी आईएमएफ की सपोर्ट हमें चाहिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट चाहिए, और हमें रीफाइनेंसिंग के लिए सपोर्ट चाहिए, इंटरनेशनल मार्केट्स में जाने के लिए सपोर्ट चाहिए, कैपिटल मार्केट्स की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी साइड पे जो हमारी रिफॉर्म्स हैं, एनर्जी सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें हमारी रिफॉर्म बहुत जरूरी है। अब उसमें भी बड़ी दुश्वारियां हैं। दुश्वारी ये है कि एनर्जी जो है वो हमने तकरीबन अपना सारा नाम जो है उसको इम्पोर्ट्स पे डाल दिया, ताकि हमारी बिजली जो है वो भी इम्पोर्टेड तेल से बनती है, इम्पोर्टेड गैस से बनती है, और इम्पोर्टेड कोयले से बनती है। इसका मतलब ये है कि जब भी आप जरा थोड़ी सी भी इकोनॉमिक ग्रोथ तेज होती है, तो हमारी बिजली की और हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है हमारे लिए करंट अकाउंट डेफिसिट पैदा कर देती है। दूसरी इसमें एलिमेंट ये है कि हमारे जो एनर्जी के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, पर्टिकुलरली बिजली के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं,
वो बड़ी लंबी मुद्दत के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, 30-30 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और बड़े महंगे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि आलमी स्टैंडर्ड से बहुत ज़्यादा कीमत के ऊपर किए गए हैं और उनकी पेमेंट्स जो है वो बहुत जुलूम करती हैं, जिसकी वजह से आपको डेट जो है वो भी एक्सपेंड करता है। और साथ साथ जो निज़ाम है एनर्जी का, उसमें उसके डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी तमाम की तमाम हुकूमत की है और वो उस तरह से एफिशिएंसी नहीं कर रही जिस होनी चाहिए। लॉसेस पे वो काम जो है तरक्की होनी चाहिए उसकी नहीं है। यही सर, और बात ये कि हम इन डिस्कोस को प्राइवेटाइज भी तो नहीं कर रहे। आई मीन आपको पता है ये भी एक बहुत बड़ी कंडीशनैलिटी है जो कि आईएमएफ हमें कहता है। तो यही आपसे अर्ज है कि ये मुश्किल फैसले क्यों हमें नजर नहीं आ रहे? देखिए, अब जो डिस्कोस है वो एक किस्म की मोनोपलीज है। अब मोनोपलीज को आप जब प्राइवेटाइज करते हैं तो वो बहुत मुश्किल बात बन जाती है, क्योंकि वो एक इजारादारी बनती है और उसमें फर्दर रेगुलेशन करनी पड़ती है। तो हमें इसकी रिफॉर्म्स के लिए थोड़ा सा सिंपल प्राइवेटाइजेशन नहीं है, पहले उसको अनबंडल करना पड़ेगा और वो कंपोनेंट जहाँ पे कॉम्पिटिशन हो सकता है वो प्राइवेटाइज करेंगे। जो कंपोनेंट जहाँ पे कॉम्पिटिशन नहीं हो सकता वो हुकूमत के पास ही रहेगा और उसकी रेगुलेशन बहुत बेहतर करने की जरूरत है। बट हैविंग सेड दैट, आप काफी ज्यादा प्रोग्रेस हुई है और जो सर्कुलर डेट जो बढ़ता है लॉसेस की वजह से, वो उस वजह से अब बढ़ रहा। अब इस वक्त जो ज्यादा बढ़ रहा है वो कैपेसिटी पेमेंट, जो नई प्लांट कैपेसिटी पेमेंट आ रही है उसकी वजह से बढ़ रहा है। दूसरी चीज ये है कि हमारे मुल्क में जो रिफॉर्म्स होनी थी ये 40 साल से नहीं रिफॉर्म्स हुई। जब बर्लिन की दीवार गिरी थी उस वक्त बाकी दुनिया ने अपनी रिफॉर्म्स कर लेंगे। मार्केट इकोनॉमी दुनिया का नॉर्मल जो काम हुआ है वो मार्केट इकोनॉमी बनाना था और वो ईस्टर्न यूरोप, सारे दुनिया के ममालिक, अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका में वो रिफॉर्म्स हुई, लेकिन हम एक जान में लगे रहे और मेहनत भी रही और सारा कुछ रहा और हमने ये अपनी रिफॉर्म्स उस लेवल की नहीं की जो करने की जरूरत थी। और अब वो हम रिफॉर्म कर भी रहे हैं, लेकिन उसमें भी बहुत इंटरेस्ट है जिनको तोड़ना जरूरी है। तो वो भी आप ये कह सकता हूँ कि पूरी फोकस जो है मतलब वो रिफॉर्म की तरफ। राइट, आप कह रहे हैं कि ये पुराना काम था और हमें इससे पहले कर लेना चाहिए था। आई होप ताज साहब हमें रिकनेक्ट कर चुके हैं ताकि मैं उनसे ये बात पूछूं कि जाहिर है माजी के जो रिफॉर्म्स का सवाल है वो तो मैं उनसे पूछ सकती हूँ डेफिनेटली, लेकिन एट प्रेजेंट इस वक्त जो हमारी मुआशी एक पूरी सिचुएशन है और यकीनन ये एक मुश्किल सूरत हाल है, तो उसके हवाले से जी इसमें ये है कि आप ये भी कौम को पता होना चाहिए कि ये 22वां प्रोग्राम है। इसका मतलब है कि इससे पहले जो 21 प्रोग्राम्स आ चुके हैं वो नाकाम रहे हैं मोस्टली। 1-2 प्रोग्राम्स कामयाब हुए थे पर्टिकुलरली। तो लेकिन डॉक्टर शाह क्या ये बात दुरुस्त है? क्योंकि ऑपोजिशन आपको पता है अक्सर ये बात करते हैं कि जी हम भी आईएमएफ के पास गए थे लेकिन उस वक्त इतनी मुश्किल शराइत आईएमएफ की तरफ से नहीं मिली थी और उस वक्त हमने बेहतर नेगोशिएशंस की थी और गवर्नमेंट इस वक्त बेहतर नेगोशिएट उनसे नहीं कर पा रहे हैं, उस तरह का नहीं कर पा रहे हैं जैसे कि पास्ट गवर्नमेंट्स करती रही हैं। ये आप कैसे देखते हैं इस क्रिटिसिज्म को? देखिए, जब आपको उन्होंने आसान शर्तें दी तो वो शर्तें भी आपने पूरी नहीं की, इसलिए इतने ज्यादा प्रोग्राम करने पड़े हैं। और लास्ट प्रोग्राम तो हमारा 2016 में हुआ था और 2016 में अगर हम जो उसकी शराइत थी उस वक्त वो उस पर पूरा अमल कर लेते तो 2018 में हमें दोबारा ना आईएमएफ का दरवाजा खटकाना पड़ता। और ये 2 साल के अंदर अंदर हमने 2016 से 2018 तक तमाम वो काम किए जो आईएमएफ ने कहा था कि आप करेंगे तो आपकी इकोनॉमी खराब हो जाएगी। तो हमने बहुत ज्यादा मुल्क कर्जे भी लिए, हमने एक्सचेंज रेट को बिल्कुल एक जगह पे कर दिया, उसको मार्केट बेस में किया। हमने तमाम वो काम किए जिससे रुपए की कीमत गिरे और डॉलर की कीमत जो है उसको महफूज रखा। और महफूज रखने का नुकसान ये हुआ कि जिस वक्त भी आपके डॉलर कम हुए हैं और आपको मार्केट बेस पे जाना पड़ा है
उसकी वजह से सारी एडजस्टमेंट जो है वो 2016 से 2018 के बाद आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है। करेक्ट, सही, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि 2018 के बाद से जो हमारी मुआशी सूरत हाल है वो हमें इतनी इजाजत नहीं देती थी कि हम बहुत फ्लेक्सिबल होते अपनी नेगोशिएशंस के साथ, तो लिहाजा हेंस दिस डिफिकल्ट प्रोग्राम। जी, क्योंकि पुराना जो आपका कलेक्ट हुआ था बैकलॉग, वो सारा आपको IMF प्रोग्राम की एक्सचेंज रेट पॉलिसी की वजह से वो सारे का सारा आपको इमीडिएटली करना पड़ा। सही सही। जब डिवैल्यूएशन होती है और आप मार्केट में उस पे जाते हैं एक्सचेंज रेट पे, तो उससे बड़ी मेजर इन्फ्लेशन होती है, लेकिन उसका कोई आपके पास कंट्रोल नहीं है क्योंकि आपके पास डॉलर्स नहीं है। राइट, ठीक है, सही। तो जाहिर है ये इस वजह से दरअसल हमें मुश्किल एक आई है इस मौजूदा IMF प्रोग्राम में हमारी कंडीशंस देखते हुए। जी, सेनेटर ताज हैदर सर, आई होप यू आर बैक विद अस। ये बताइएगा, अभी सर हम बात कर रहे हैं सलमान शाह साहब का, ये इसमें उन्होंने फरमाया है कि सियासत इस पे नहीं होनी चाहिए और इस वक्त जो हमारी मुआशी सूरत हाल है वो हमारे पास चॉइस ही नहीं है कि हम IMF के पास जाएं या ना जाएं। जाना तो डेफिनेटली है, और ये कि ये पहला मिनी बजट भी नहीं है, दिस इज नॉट द फर्स्ट मिनी बजट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। आप पिछली पास्ट गवर्नमेंट्स, आपकी हुकूमतें तमाम IMF के पास भी गई हैं और मिनी बजट्स भी आए हैं। हाउ डू यू रिएक्ट? देखिए, एक IMF के 4 किस्म के कर्जे होते हैं। एक कर्जा होता है जिसमें रीस्ट्रक्चरिंग होती है, वी हैव गॉन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग, और रीस्ट्रक्चरिंग हम अमेरिकी साम्राज्य के क्योंकि गुलाम है इसलिए हमें रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ी। ये हमेशा अपनी मजबूरियां बताते हैं कि हाय हाय रे मजबूरी, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। कभी ये नहीं बताते कि हमें करना क्या चाहिए। कोई सोल्यूशन भी है, इन्होंने सोचा है, हैव दे थॉट कि किस तरीके से मुल्क की प्रोडक्शन बढ़ाई जाए, किस तरीके से प्रोडक्शन और कंजप्शन का जो गैप है वो खत्म किया जाए, किस तरीके से इंपोर्ट्स को कर्टेल किया जाए। एक ही इनके पास सोल्यूशन है, वो ये कि अवाम का खून चूसे जाओ। जब तक आप वेजेस नहीं बढ़ाएंगे आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ इम्पॉसिबल है। जब तक आप पब्लिक सेक्टर को एक रोल नहीं देंगे, लीडिंग रोल नहीं देंगे प्लानिंग के अंदर, इन्वेस्टमेंट के अंदर, उस वक्त तक आपके यहाँ जॉब क्रिएशन नहीं होगी, उस वक्त तक आपके यहाँ टैक्स GDP रेशो ठीक नहीं होगा। 1950 में शहीद मिल्लत लियाकत अली खान ने PIDC बनाई, जिस वक्त पाकिस्तान के पास कुछ नहीं था। 94 इंडस्ट्रीज PIDC ने डाली, मेगा प्रोजेक्ट्स डाली ईस्ट पाकिस्तान में भी और यहाँ भी। फिर 1971 के अंदर मुल्क दो लख्त हो गया। हमारी जो 50% मैन्युफैक्चरिंग थी वेस्ट पाकिस्तान की, वो ईस्ट पाकिस्तान जाती थी, वो मार्केट चला गया। भुट्टो ने 4 महीने 5 महीने के अंदर ऑल्टरनेट मार्केट निकाले, और मुझे याद है 20 दिसंबर को उनकी तकरीर, वो मजदूरों से कह रहे थे कि प्रोडक्शन हमें बढ़ानी है और सुबह शाम हमें काम करना है। तो ये तमाम के क्या सोल्यूशंस होने चाहिए, किस तरीके से ठीक करना चाहिए। शेख जुल्फिकार अली भुट्टो ने जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लगाए, पाकिस्तान स्टील मिल और हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स और हैवी इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स, करेक्ट, राइट, उससे कितना टैक्स रेवेन्यू जमा हुआ, कितना एक्सपोर्ट हमारा बढ़ा, कितना जॉब क्रिएशन हुआ ना। ये सोल्यूशन है हमारे पास, लेकिन ये लोग जो हैं वो बस IMF की गुलामी, नमक तक पे टैक्स लगाया है। मैं IMF का नमक नहीं खाता, जो IMF का नमक खाते हैं वो टैक्स पे। ये कोई बात है कि मैं अपने मुल्क का नमक खाता और मैं मुल्क से नमक हरामी नहीं करूंगा? ये क्या तरीका है? इस तरीके से नमक तक पे इन्होंने टैक्स लगा दिया। अच्छा ताज साहब, अभी डॉक्टर शाह ये कह रहे थे कि कोई ऑप्शन नहीं था, ये तो हमारे पास चॉइस ही नहीं है कि हम ना जाएं। 2018 जी, देखो व्हाट इज फ्रीडम? फ्रीडम इज अवेलेबिलिटी ऑफ ऑप्शंस। फ्रीडम ये होती है कि हम अपने फैसले खुद अपनी मर्जी से कर सकें। ये सियासी तौर पे, ये माशी तौर पे अमेरिका के गुलाम होके बैठे। तो सर 2018 के बाद से क्या हमारी वो पोजीशन थी फाइनेंशियली कि हम लोग खुद मुख्तारी से अपने फैसले कर पाते? 2018 से पहले से मैं कह रहा हूँ, आपकी जो गैस पाइपलाइन ईरान से आ रही है वो बॉर्डर तक पहुंच चुकी है। कब से? बरसों हो गए उसको। सही सही, प्रेसिडेंट जरदारी उसको इनॉग्रेट भी करके आए थे। अब शाह महमूद कुरैशी साहब सेनेट में खड़े होके कहते हैं
तापी की पाइपलाइन जब आएगी तो हम उसे गवादर तक ले जाएंगे और गवादर में खुशहाली आ जाएगी। 80 किलोमीटर वेस्ट ऑफ ग्वादर द पाइपलाइन एग्जिस्ट। इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि अमेरिका की आंखों में आके डाल के कहें और 1 सेंटीमीटर पाइपलाइन अपनी बना ले। GIDC लगाता है, GIDC के अंदर फंड्स भी कलेक्ट हुए, सिंध ने दिए 70% फंड्स GIDC के, और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि सिंध जो कि ज्यादा गैस पैदा कर रहा है अपनी जरूरत से, वो क्यों दे। लेकिन मुझे फिर प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि नहीं, ये हमें सबके लिए देखना है और हमें पाइपलाइन बनानी है। तो अब ये कि ताज साहब एक बात ये फरमाइएगा, आप भी रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं कि अपने सिस्टम को ठीक करें, बात नहीं कर रहा, आप स्ट्रक्चरल रेवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ। वो तो सर उससे भी बड़ा लफ्ज है ना, आपने तो बहुत एक जाहिर है आपने तो बहुत बड़ा लफ्ज इस्तेमाल किया है। नहीं, बड़ा लफ्ज नहीं है ये, कितने मुल्कों में हुआ है, मुल्कों ने आंखें डाली हैं साम्राज्य के, हमने डाली है। सर ये आपकी बात सही है, मैं आप यू आर राइट, बिल्कुल हर जगह ये अरब स्प्रिंग वगैरह इस तरह की चीजें भी हैं, तो वी हैव अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स टू गो बाय। लेकिन ताज साहब ये बात है, अभी सलमान शाह साहब से जब मैंने ये सवाल किया ना, तो उनका भी एक पॉइंट था, उन्होंने कहा कि पॉलिटिसाइज्ड लॉबीज हैं, जैसे कि अगर ये लॉस मेकिंग एंटिटीज को हम प्रॉफिटेबल बनाना चाहें, आपको पता है कि हमारे स्टेट के ऊपर एक्सचेकर पे बहुत बड़ा बोझ है और ये हम नहीं कर पा रहे हैं, पॉलिटिसाइज्ड लॉबीज हैं। अभी सलमान शाह साहब कह रहे हैं कि ये हमने नहीं किया, ठीक है हम उन लॉबीज को ब्लेम करते हैं, लेकिन ये अभी करने वाला काम तो नहीं है ना, ये तो 40 साल पहले इन चीजों के ऊपर काम होना चाहिए था। हाँ, अब क्योंकि नहीं हुआ तो हम खुदकुशी कर लें। नाउ वी कांट थिंक ऑफ सॉल्यूशंस, नाउ वी कांट मेक अनदर PIDC। अब पब्लिक सेक्टर में हम देखें ना, सिंध के अंदर हमने क्या किया है। ये सबसे बड़ी प्रोजेक्ट हर कोल की जो है वो सिंध के अंदर शुरू हुई है, 54% इक्विटी गवर्नमेंट की है। हमने अपनी जनरेशन कंपनी बनाई है, हमने 2 प्रोजेक्ट सोलर की 175 मेगावाट ईच, वो सिंध गवर्नमेंट लगा रही है। हमने अपनी ट्रांसमिशन लगाई। आप कहते हैं आपके पास जनरेशन कैपेसिटी ज्यादा है और ये पुरानी गवर्नमेंटों को आप ब्लेम करते हैं। 5 लाख एप्लीकेशन आपके पास इस वक्त पेंडिंग है कनेक्शंस की, जस्ट बिकॉज यू डोंट हैव ट्रांसमिशन लाइन। मतलब ये एक बाकायदा, देयर इज मेथड बिहाइंड दिस मैडनेस। इकोनॉमी को तबाह किया जा रहा है क्योंकि IMF ये चाहती है, साम्राज्य ये चाहता है। और ताज साहब ये जो लॉस मेकिंग एंटिटीज हैं, इनके ऊपर आपका क्या टेक है? मैं जरा इसके ऊपर ये मैं एक जानना चाहती हूँ आपसे बात के, डू यू थिंक कि ये हम लोग प्राइवेटाइज ना करें, क्योंकि आप हमेशा प्रोपोनेंट रहे हैं नेशनलाइजेशन के और इस पॉलिसी के। मैं लेट मी गेट बैक टू यू ऑन दिस, लेकिन मैं पहले डॉक्टर शाह का भी एक पॉइंटर इस पे ले लूं। डॉक्टर शाह, आपने सुना सलमान शाह ताज साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंगली उन्होंने बैनुल अक़वामी सूरत हाल से और जो हमारी जो उन्होंने कहा है लिमिटेशंस हैं, बॉटलनेक्स हैं और मजबूरियां हैं, उन्होंने बैनुल अक़वामी सतह पे उन तमाम चीजों को कोरिलेट किया है हमारे IMF प्रोग्राम से। आप इसको कैसे देखते हैं? वो कहते हैं रिफॉर्म नहीं, अब रेवोल्यूशन की जरूरत है। देखिए, पहली बात तो ये है कि IMF का बोर्ड जो है वो जनवरी के पहले दूसरे हफ्ते में मिल रहा है और ये एग्रीमेंट जो टॉप लेवल एग्रीमेंट हुआ है उसकी उन्होंने एंडोर्समेंट कर दी। तो अगर हमने ये सारे शराइत उनकी पूरी कर दी तो वो एंडोर्समेंट हो जाएगी। अगर नहीं होगी तो फिर आप कह सकते हैं कि जी उनका कोई पॉलिटिकल मोटिव है। दूसरी बात ये है कि ये तो इस हुकूमत का पहला IMF प्रोग्राम है, इससे पहले 21 प्रोग्राम हो चुके हैं और IMF ने तो 2 बार हमें डिफॉल्ट में डाला, बैंकरप्ट किया 1999 में और फिर अब 2018 में। और इससे पहले पीपल्स पार्टी का भी प्रोग्राम था जो मुकम्मल ही नहीं कर सके थे और उसको अबैंडन करना पड़ा था। तो ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम बड़ी हुकूमतों ने इनको किया है और 2-2, 4-4 दफा IMF के पास जो करंटली इस वक्त पार्लियामेंट में पार्टी बैठी वो खुद गई है IMF के पास करने के लिए। तो गोया ये कि डॉक्टर शाह, आप इसको मगरिब के आगे घुटने टेकना या मगरिब के आगे सबमिट करना, आप इसको इस सेंस में नहीं देख रहे IMF प्रोग्राम को, जो कि ताज साहब ने एक तशबीह दी है? नहीं, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि IMF जो है वो पूरी दुनिया में जिन ममालिक में इस तरह के मसले मसाइल होते हैं उसमें उनकी वो सपोर्ट के लिए बनी है, बनी ही बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए
और इसमें अर्जेंटीना की भी केस है, इसमें ग्रीस का भी केस है, वहाँ पे पाकिस्तान भी आता है, वहाँ पे और ममालिक वो भी चाहते हैं। हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने हालात को बेहतर रखें ताकि IMF के पास ना जाना पड़े। लेकिन पाकिस्तान में तो ये स्टोरी नहीं है, यहाँ तो हर हुकूमत जो है 3-3, 4-4 दफा किया IMF के पास। सही सही। तो आई थिंक कि आज हमें ये ख्याल आया कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, तो ये दुरुस्त बात नहीं है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम जो है उसमें चीन भी हिस्सेदार है। चीन की भी सारी जो बैंक है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो भी IMF के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। करेक्ट, राइट सर। मैं जरा पूछती हूँ ताज साहब से, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जी। सेनेटर साहब, ये अब आपको ख्याल आया है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, और डॉक्टर शाह ने याद कराई है ये बात के मुतअद्दिद मरतबा हुकूमतें गई हैं IMF के पास, और आपकी हुकूमत जो 2008 से 13 तक थी, आप लोग IMF के पास गए भी थे और वो प्रोग्राम आप लोग मुकम्मल भी नहीं कर पाए थे। जी हाँ, नहीं किया हमने मुकम्मल, जाहिर है, और $25 बिलियन की एक्सपोर्ट कर ली। सीधी सी बात है। और जहां तक मेरा आप पूछती हैं, तो मैं 9वीं क्लास में था तब अमरीकी साम्राज्य मुर्दाबाद के नारे लगाता था। अब मैंने सेनेट के अंदर खड़े होकर फिर अमरीकी साम्राज्य मुर्दाबाद के नारे लगाए। इन्होंने हर इदारे के अंदर, ये एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है, हर इदारे के अंदर अमरीकी साम्राज्य ने अपने एजेंट बिठाए हुए हैं जो दुनिया भर की लॉजिक लाके कहते हैं कि नहीं। और मुझे लॉजिक का क्या, मैं उनके साथ था प्रोफेसर गैल्ब्राइथ के साथ सोशलिस्ट इंटरनेशनल में। उन्होंने एक बात कही, सेनेटर यू मस्ट डीलिंग फ्रॉम दीज IMF। मैंने हैरत से देखा और वो हंसे, कहने लगे व्हेन यू डोंट हैव द मनी यू हैव सॉल्यूशंस। करेक्ट, यू फाइंड सॉल्यूशंस एंड यू ऑलवेज फाइंड देम। हम कर्जा ले रहे हैं और अय्याशियां कर रहे हैं, हम कोई अपनी थिंकिंग नहीं कर रहे। जिस वक्त वो कहते हैं आप ऐसे कीजिए, हम कहते हैं यस सर। ये जो गुलामी है, ये आप $8 की गैस नहीं ले सकते ईरान से, आप $30 की इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अब ये आखिर क्या है? ताज साहब, आप माशाल्लाह नजरियाती हैं, और क्या आप? मैं नजरियाती नहीं हूं, मैं प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दे रहा हूं। नहीं, वो बिल्कुल सर, आई एग्री विद यू, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन मेरा सर ये अर्ज है कि क्या ये IMF प्रोग्राम्स ये शुरू से तब भी बुरे थे जब आपकी हुकूमत गई इनके पास और फिर आप लोग कंप्लीट ना कर पाए, तब भी ये इतने ही बुरे और पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे जितने आज हैं? मैं डिनाई कर रहा हूं, मैं इसको डिनाई कर रहा हूं। जो पहली गवर्नमेंट हमारी थी उसमें वो प्रोग्राम हमें दे दिया गया था। जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी उसने साइन करके, हनफी साहब ने और डॉक्टर महबूब ने वो साइन करके उस मुकद्दस दस्तावेज की मैंने भी ज़ियारत की है। अच्छा। और उसके बाद 2013 के जो हमारी 2008 की गवर्नमेंट थी उसमें प्रॉब्लम आई, हमने रिस्ट्रक्चरिंग नहीं की, हमने कर्जा लिया और कर्जा वापस किया और उसको डिसकंटिन्यू किया बीच में से, और हमने जाके साइन किया पाक ईरान गैस पाइपलाइन, एंड वी वर टोल्ड इन अवर फेस बाय द अमेरिकन एम्बेसडर्स दिस विल कॉस्ट अस आवर गवर्नमेंट। इट डिड। मैं जब NFC का मेंबर था तो मुझे कहा गया प्रेसिडेंसी के अंदर बुला के कि सेनेटर डू यू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेस, ये जो हमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस आई हैं ये हमें IMF को दिखानी है। मैंने कहा जी द डिसीजंस हैव ऑलरेडी बीन टेकन, आवर गवर्नमेंट इज गोइंग। तो अब ये जो चीजें हैं कि जो भी मुखालफत करता है, ठीक है, आप कहते हैं दे हैव टू टेक द बिटर पिल, ठीक है? नहीं, नो, इट्स नॉट ए बिटर पिल, वी कैन स्टैंड ऑन आवर फीट। ठीक है। The point is कि we don't have the political will I see, to resist imperialism. ये एक आखिरी वर्ड इस पे आ जाए डॉक्टर शाका जी। सलमान शाह साहब बताइएगा, क्या आप लोग एटलीस्ट वो माहौल बना पाए हैं और ऑपोजिशन को इस एक्सटेंट तक अपने साथ मिला पाए हैं? जैसे आप शुरू में खुद अर्ज कर रहे थे कि सियासत नहीं होनी चाहिए इस मामले पे, सो डू यू थिंक योर गवर्नमेंट हैज गॉन आउट एंड अप्रोच्ड द ऑपोजिशन रिगार्डिंग सम काइंड ऑफ इकोनॉमिक कोई आपको कोई मीसाक मईशत या इस तरह की कोई चार्टर, क्या आपने? सियासत तो है, सियासत तो है। ये तो पार्लियामेंट में डिस्कस हो रहा है, सारी चीजें पार्लियामेंट के सामने है, और किसी को ये नहीं आप कह सकते कि इनको नहीं पता कि क्या
कितना संगीन मामला है, और ना कि PMLN को भी नहीं पता कि ये ऐसी चीज है जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए जरूरी है। तो आई थिंक ये तो सारी पार्टी को अपने तौर पे इस पे फैसला करना पड़ेगा, और अगर खुदा न खास्ता ये डिरेल होता है पाकिस्तान का प्रोग्राम IMF का, तो ये सारी पॉलिटिकल पार्टी को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो साफ जाहिर है कि पाकिस्तान अगर ये मायदा नहीं करता तो बहुत मुमकिन है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट में चले जाए, और अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट में गया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो आम आदमी के लिए हैबतनाक हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा डिस्ट्रप्शन हो सकती है। तो हर पॉलिटिकल पार्टी को अपना स्टैंड लेना पड़ेगा, और जो इसमें नहीं सपोर्ट करेंगे उनको बाद में उसका देना पड़ेगा कि उन्होंने क्यों नहीं सपोर्ट किया। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक है, प्लीज मुझे अलाउ कीजिएगा, मैं ताज साहब का एक जुमला इस पे मांग लूं। ताज साहब, आपने सुना डॉक्टर शाह कह रहे हैं कि अगर आप इसको रोकते हैं, इस पैसेज को, इन कानून साजियों के, तो फिर आपको जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, और खुदा ना खास्ता अगर डिफॉल्ट के हम लोग वर्ज पे आ जाते हैं तो फिर आपको उसकी ओनरशिप लेनी पड़ेगी। क्या आप लेंगे? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट? If Pakistan defaults, you will take ownership of the default, sir. Of course, नहीं, मतलब क्यों डिफॉल्ट होगा? अगर आप PIDC को एक्टिवेट करते हैं, जैसे शहीद मिल्लत ने 1950 में किया था, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाई थी, अमेरिकी साम्राज्य के, उनको कहा जाता है वो प्रो अमेरिका थे, लेकिन ही वॉज वन पर्सन हु लुक्ड इनटू द आई ऑफ अमेरिकन इंपीरियलिज्म। भुट्टो लुक्ड इनटू द आई ऑफ अमेरिकन इंपीरियलिज्म। बेनजीर बीवी लुक्ड इनटू द आई ऑफ इंपीरियलिज्म। राइट, मैं ठीक है, आपने कहा कि डिफॉल्ट नहीं करेंगे, खुदा ना खास्ता हमारे पास अपने बहुत सारे ऑप्शंस हैं और PIDC को एक्टिवेट करें, इस तरह की काफी चीजें प्रपोज की हैं सेनेटर ताज हैदर ने। थैंक यू टू बोथ द जेंटलमैन। नाजरीन, दोनों बड़े वेटरन, और बता दूं जी सर प्लीज आखिरी जुमला आपका। इस वक्त जो फाइनेंशियल गैप है वो आप देख रहे हैं कि $15 अरब के करीब हमने लोन वापस भी करनी है, सूद भी देना है, और इस वक्त करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो भी 12-13 अरब का बना हुआ है। तो ये सारा मामला कोई 30-35 अरब की फाइनेंसिंग है इसके साथ जो जुड़ी हुई है। तो अगर ये प्रोग्राम नहीं होता तो मैं इसे फोन कर रहा हूँ कि अगर ये प्रोग्राम नहीं होगा तो डिफॉल्ट के चांसेस बहुत ज्यादा हो। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट अलार्म रेस किया है डॉक्टर शाह ने। थैंक यू टू बोथ द जेंटलमैन। नाजरीन, आपने सुना दोनों जो हजरात हैं वो बहुत एक गहरी और माहिराना राय रखते हैं, सीजन्ड राय ऑन इकोनॉमिक्स। थैंक यू टू डॉक्टर सलमान शाह एंड सेनेटर ताज हैदर। शॉर्ट ब्रेक, विल बी बैक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। अगले सेगमेंट का रुख करते हैं। ऐसा मालूम होता है कि ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है कोरोना वायरस का, उसने अपने पंजे पाकिस्तान में भी मजीद अब फैलाने शुरू कर दिए हैं। और सिर्फ अगर इस्लामाबाद की बात करें तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 34 केसेस सामने आए हैं, जिनमें से सिर्फ अगर एक ख़ानदान की हम बात करें तो एक ख़ानदान के 15 अफराद हैं जो कि एक शादी में शरीक थे, और उन समेत 34 अफराद में कुल मिलाकर सिर्फ 24 घंटों के दौरान ओमिक्रॉन वायरस की जो है वो तस्दीक हुई है। ख्वा अमेरिका हो, यूरोप हो, वहाँ अमेरिका में भी सिर्फ 24 घंटों के दौरान, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो पिछला रोज़ था, लाखों की बुनियाद पर अराउंड 6 लाख केसेस ओमिक्रॉन वायरस के डिटेक्ट हुए थे। और यूरोप में तो पहले ही क्योंकि ये शुरू हो गया था, और जो साउथ अफ्रीकन ये जो वेरिएंट है वहाँ पर सबसे पहले उसने यूरोप को हिट किया है, ऑफ कोर्स साउथ अफ्रीका के बाद फिर अमेरिका, एंड नाउ ऑफ कोर्स पाकिस्तान में भी हमें कुछ इस किस्म की जो सूरत हाल है वो नज़र आती है। गोया ये कि इतनी उस लेवल तक अलार्मिंग नहीं, लेकिन यकीनन यहाँ पर भी केसेस में बतदरीज इजाफा हमने ओवर जस्ट 1-2 डेज देखा है, और ये अक्रॉस द बोर्ड हमें नजर आता है। 2021 के इख्तिताम पर नाजरीन ये अच्छी बात है कि 7 करोड़ लोगों को जो है वो मुकम्मल वैक्सीनेशन का जो हदफ है वो अचीव कर लिया गया है। और इस्लामाबाद में अगर बात करें तो 77% जो आबादी है, पंजाब में 51% आबादी, KP में 41% और सिंध में 37% जो आबादी है, गिलगित बल्तिस्तान में 46% और आज़ाद कश्मीर में 45% आबादी। ये तमाम वो परसेंटेजेस हैं जो कि वैक्सीनेट हो चुकी हैं इन तमाम इलाकों में, तमाम सूबों में। GB AJ के तमाम की हमने आपको बात बताई
और फिगर्स बताए, लेकिन बूस्टर्स को भी नाजरीन अब अवेलेबल कर दिया गया है। बूस्टर शॉट्स जो कि 50 साल से जायद अफराद के लिए पहले मयसर थे और अवेलेबल थे, अब आज से दैट इज 1 जनवरी से 30 साल से जायद जो अफराद हैं उनके लिए भी बूस्टर वैक्सीन को ओपन अप कर दिया गया है। तो यानी कि ये सबसे इसमें ज़रूरत वक्त ये है कि जो लोग वैक्सीनेट नहीं हुए हैं वो फौरी तौर पर वैक्सीन लगवाएं, और जो इस एज लिमिट में फॉल करते हैं वो अपने बूस्टर शॉट्स भी फौरी तौर पर लगवाएं। लेकिन आगे जाते हुए कैसे इसको देखा जा सकता है, इस साल क्या इस मोहलिक वबा से हम लोग जान छुड़ा पाएंगे? क्या आलमी दुनिया, पाकिस्तान, हम तमाम क्या इस पूरी चीज़ को मिटिगेट कर पाएंगे, इससे लड़ पाएंगे? ये एक सबसे ज़रूरी सवाल है जो कि साल के आगाज़ में आज पहले रोज़ बनता है। WHO ने भी इस हवाले से अपना जो एक मिशन है वो उन्होंने रीआइटरेट किया है। WHO चीफ ने कहा है कि वो उम्मीद करते हैं कि 2022 में मुकम्मल तौर पर आज़ादी पूरी दुनिया को मिल जाएगी कोरोना वायरस से और इसके तमाम वेरिएंट से। क्या ऐसा हो पाएगा? और पाकिस्तान स्पेसिफिक बात करना बड़ा ज़रूरी है। हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद हैं डॉक्टर नौशीन हामिद, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं आप बराए सेहत। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। आप जरिए स्काइप नाजरीन मुझे ज्वाइन कर रही हैं। बताइएगा डॉक्टर साहिबा, पाकिस्तान स्पेसिफिक क्या सूरत हाल है, आप इसको कैसे असेस करती हैं और अब क्या हिकमत अमली हमारी तरफ से होनी चाहिए? बूस्टर शॉट्स की बात हो गई है, लेकिन क्या सोशल डिस्टेंसिंग को मजीद हमें इसको इम्प्लीमेंट करना है, या जो लॉकडाउन वाला एक सिनेरियो था या जो सूरत हाल थी, कहीं हम उस जानिब हमें ना जाना पड़े, इसको आप कैसे देखती हैं? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान में मौजूद है और ये वो वेरिएंट है जो कि बहुत तेजी से फैलता है। तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि वो पॉजिटिविटी रेशियो जो कि 0.6, 0.7 यानी 1% से नीचे था पिछले काफी अरसे से, वो अब 1% से ऊपर चला गया है। दिस इज द फर्स्ट इंडिकेशन कि अब ये ग्राफ केसेस का जो है वो बढ़ना शुरू हो रहा है। और बिल्कुल इस वक्त जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है इसके लिए जो एहतियाती तदाबीर है वो एग्जैक्टली वही है जो कि इससे पहले वाले वेरिएंट के लिए थी, कि मास्क का इस्तेमाल, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग और लोगों को आपस में जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो रखनी है। गैर जरूरी जगहों पे और जहाँ पर पब्लिक प्लेसेस हैं, जहाँ पे पब्लिक गैदरिंग्स हैं, उसको अवॉइड करने की जरूरत है। जब तक अशद जरूरत ना हो लोग ऐसी जगहों पे ना जाएं जहाँ पे ज्यादा लोगों की मौजूदगी, और अगर जाएं भी तो अपना फेस मास्क का इस्तेमाल जो है और एहतियाती तदाबीर उसको अपनाएं। तो ये वेरिएंट कोई पहले से इसकी मुख्तलिफ, इसके लिए ट्रीटमेंट भी वही है, वैक्सीनेशन भी वही इसके लिए इफेक्टिव है और एहतियाती तदाबीर भी वही है। मगर ये बिल्कुल इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि अब पाकिस्तान में इसके केसेस बढ़ने लग गए हैं और अगर लोग एहतियात नहीं करेंगे तो हम इसकी एक और वेव की तरफ जाएंगे। जी अच्छा डॉक्टर साहिबा, एक ये भी सवाल है कि हमने इससे पहले देखा था कि पूरी दुनिया जब लॉकडाउन कर रही थी, पाकिस्तान ने स्मार्ट लॉकडाउन प्रैक्टिस किया, हमारी स्ट्रैटेजी को तमाम ने अप्रिशिएट किया, बड़ा लॉड किया, हमें इस पे बड़ी पजीराई मिली। ये बताइएगा अब क्या आप देखती हैं सूरत हाल के? अभी तो अल्लाह का शुक्र है कि 1% के अराउंड पॉजिटिविटी रेट है, लेकिन अगर ये रेशो कोई खुदा न खास्ता आगे बढ़ता है तो क्या कोई लॉकडाउन वगैरह या सेमी लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन, इसकी जानिब भी जाना पड़ सकता है हमें? जी देखिए, पहले तो यही दुआ है कि अल्लाह करे कि हम इसको एक लिमिट के अंदर कंट्रोल रखें, पर अगर 7-8% पे अगर पॉजिटिविटी रेशियो खुदा ना खास्ता जाता है तो फिर डेफिनेटली मजीद इक़दाम की जरूरत होती है। फिर ये खाली SOP पे अमल दरामद और ये काफ़ी नहीं होगा, फिर दूसरी ऑप्शन को भी देखना पड़ेगा। और जिस तरह से पहले NCOC डेली बेसिस के ऊपर डाटा को देखते हुए अपने डिसीजन लेती थी, मैं समझती हूँ अब भी जिस तरह डेली मॉनिटरिंग होती है, डेली रिपोर्ट्स आती हैं कि कौन से एरिया में कितने केसेस हैं, उनको पूरी तरह से उनका एनालिसिस होता है और उसकी रोशनी में जो है वो मजीद हिकमत अमली तय की जाती है। तो ये आने वाला वक्त बताएगा कि हम लोग को क्या, क्योंकि ऑप्शंस सारी टेबल के ऊपर मौजूद होती हैं, मगर वो वक्त के साथ साथ उसको स्टोर किया जाता है और फिर इम्प्लीमेंट होता है। हाँ, अल्लाह करे कि हमें खुदा न खास्ता इस जानिब ना जाना पड़े। लेकिन आलमी इदारा सेहत ने भी एक बहुत भारी भरकम एक अपना अज़म जो है वो दोहराया है इस साल के लिए। इसको आप कैसे देखती हैं डॉक्टर साहिबा के क्या आपको लगता है कि इस लेवल तक हम लोग इसको शिकस्त दे पाएंगे इस वायरस को? आलमी इदारा सेहत कह रहा है कि 2022 के बाद से अब हो सकता है कि ये अल्लाह करे कि हम तमाम के लिए ये एक आखिरी साल हो कोविड से निपटने के लिए। आप कोई इस किस्म की चीज देखती हैं? क्योंकि जो एक डिस्क्रिमिनेशन है वैक्सीनेशन में, उसको एक बड़ा अहम फैक्टर माना गया है WHO की तरफ से। जी बिल्कुल,
मैं समझती हूँ कि WHO पहले दिन से जो है वो वैक्सीन इक्विटी पे, कि गरीब ममालिक और अमीर ममालिक में वैक्सीनेशन का जो परसेंटेज है उसको बराबरी के ऊपर चलना चाहिए, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ और बहुत से गरीब ममालिक उनमें एक तो वैक्सीनेशन स्टार्ट बहुत लेट हुई और उसके बाद उसकी उतना की कवरेज नहीं है। क्योंकि देखिए, हमें अगर वैक्सीनेशन से रिजल्ट लेने हैं किसी भी वबा को ख़त्म करने के लिए या उसको नीचे लाने के लिए, तो वो हमें अपनी जो एलिजिबल पॉपुलेशन होती है उसकी 70% पॉपुलेशन को अगर हम वैक्सीनेट कर पाएंगे तो फिर हम उस मुल्क अपने मुल्क में उस वबा का खात्मा कर सकेंगे। वरना तो वैक्सीनेशन से इंडिविजुअल प्रोटेक्शन हो रही होती है, मगर कौम को प्रोटेक्ट करना है तो फिर हमें 70% पॉपुलेशन वाला टारगेट जो है उसको अचीव करना है। तो अभी पाकिस्तान में मैं समझती हूँ कि हमारी 48% पॉपुलेशन जो है वो कम्प्लीटली वैक्सीनेट हो चुकी हुई है और 61% के करीब वो लोग हैं जिनको कम से कम एक डोज जो है वो जरूर मिल गई हुई है। तो इसलिए पाकिस्तान तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने हदफ की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कल भी पाकिस्तान में 15 लाख से ज्यादा, तकरीबन 16 लाख के करीब डोजेज जो है वो एक दिन में लगी हैं। तो गवर्नमेंट तो अपना पूरा फोकस इस पे कर रही है कि हम अपने 70% का हदफ जो है उसको जल्द से जल्द अचीव कर लें, मगर जो गरीब ममालिक और दुनिया के जब तक तमाम ममालिक इस हदफ को अचीव नहीं करेंगे, मैं समझती हूँ कि दुनिया से इसका खात्मा मुश्किल है। और चूंकि अब हम एक ग्लोबल विलेज हैं और ट्रैवलिंग इतनी ज्यादा है, तो वो जिस मुल्क में भी मौजूद होगा वहाँ से वो दूसरे ममालिक में जाने का खतरा हर वक्त मौजूद है। जी, ये डॉक्टर साहब आपने चूंकि ट्रैवल का भी जिक्र किया है तो इस पे बताइएगा मजीद कि क्या कोई हवाई अड्डों पर या बॉर्डर्स पर कोई किसी किस्म के चेक्स एंड बैलेंसेस इस वक्त हैं इन प्लेस, या अगर नहीं है तो आपको लगता है कि हमें कुछ अगर सफरी पाबंदियों की तरफ भी जाना पड़े तो, क्योंकि ऑब्वियसली ये भी वेरिएंट पाकिस्तान सेंटर्ड नहीं है या पाकिस्तान ओरिजिनेटेड नहीं है, ये ऑब्वियसली बाहर से ही आया है हमारे पास भी। जी देखिए, इसमें तो मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में जब ये वेरिएंट आया है उससे पहले ये दुनिया के 100 ममालिक में आ चुका हुआ था और वहाँ कुछ ममालिक में तो ये तबाही की हद तक इसका फैलाव हो रहा है। जी। मगर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जिस दिन ये वेरिएंट साउथ अफ्रीका में अनाउंस हुआ था उसी दिन से हम लोगों ने, NCOC ने अपनी सफरी पाबंदियों की जो लिस्ट थी वो इशू कर दी थी और C कैटेगरी के ममालिक को फौरन डिफाइन किया गया था जहाँ पर उस वक्त अफ्रीकन कंट्रीज जहाँ पर ये वेरिएंट मौजूद था, और उनके लिए शराइत रख दी गई थी कि या तो वो मतलब कि जब ट्रेवल करेंगे तो वो अपना PCR नेगेटिव टेस्ट लेंगे, उसके अलावा वो वैक्सीनेटेड होंगे, और जब वो पाकिस्तान पहुंचेंगे तो उनको यहाँ पर जो है वो लाजमी क्वारंटीन करना पड़ेगा। और ऐसे ही हो रहा है, जो लोग भी इन C कैटेगरी ममालिक से आ रहे हैं उनको चाहे उसका टेस्ट नेगेटिव भी होता है, यहाँ एयरपोर्ट पे दोबारा भी रिपीट होता है, वो नेगेटिव भी हो तब भी उनको 3 दिन के लिए लाजमी क्वारंटीन करवाया जा रहा है। और अगर खुदा ना खास्ता किसी का पॉजिटिव हो तो वो तो फिर 10 दिन कराया जाता है। इसके बाद 3 दिन के बाद उसका दोबारा टेस्ट होता है, अगर वो नेगेटिव आए तभी उनको घर जाने की इजाजत मिलती है। जी डॉक्टर साहब, आपने दुरुस्त फरमाया कि वो जो कैटेगराइज्ड ममालिक हैं उनके लिए तो ये पहले दिन से ही उनका अनाउंसमेंट भी हो गया था, लेकिन क्योंकि अब इसका फैलाव हम देखते हैं कि अमेरिका में भी लाखों की बुनियाद पर केसेस आए हैं गुज़िश्ता रोज, और यूरोप में, बरतानिया में उसी तरह से फैलाव है, तो क्या इन ममालिक के ऊपर भी आपको लगता है कि हमें इसी किस्म की डिलिजेंस की जरूरत है जो लोग आ रहे हैं वहां से? जी बिल्कुल, चूंकि इस वक्त सऊदीया और UK में हमारी ज्यादा ट्रैवलिंग उधर से हो रही होती है, तो वहाँ पर भी ये चाहे वो डायरेक्ट फ्लाइट से आ रहे हो या इनडायरेक्ट फ्लाइट से आ रहे हो, उनके लिए भी एयरपोर्ट से लैंडिंग के बाद रैपिड एंटीजन टेस्ट जो कि पिछले दिनों में वेव ऑफ कर दिया गया था, दोबारा से वो शुरू कर दिया गया, और एयरपोर्ट के ऊपर आने वाले पैसेंजर्स का चाहे उनके पास नेगेटिव रिपोर्ट होती भी है, वैक्सीनेटेड भी होते हैं, फिर भी उनका टेस्ट जो है वो एयरपोर्ट पे दोबारा रिपीट होता है। और तो ये मैं समझती हूँ कि ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं और शायद इन्हीं स्टेप्स की वजह से हम ओमिक्रॉन को कुछ अर्से तक रोक सकें मुल्क में आने से। राइट, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। डॉक्टर नौशीन हामिद नाजरीन हमारे साथ थी, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत, और उनसे हमने जाना इस वक्त क्या इकदाम इन प्लेस हैं और आगे क्या इससे मजीद निमटने के लिए पाकिस्तान को कुछ मजीद मेजर्स लेने पड़ेंगे या कुछ मजीद टाइटन अप करने पड़ेंगे अपने सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिसेस। ये तमाम चीज़ें आपके सामने हमने रखी, लेकिन वैक्सीनेशन और बूस्टर डोजेस जो एलिजिबल एज में फॉल करते हैं, ये इस वक्त सबसे ज़रूरत वक्त है और इस चीज़ से ही हम इससे बच सकते हैं, अदरवाइज देयर इज़ नो वे आउट। देखने का शुक्रिया नाजरीन, सी यू अगेन, अल्लाह हाफिज़।